تو नाज़रीन इकराम, तुर्क औरतों से शादी ना करने के पीछे एक बहुत बड़ा तारीखी वाक़या है जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। नाज़रीन इकराम, इस्तांबुल की फतह से पहले उस्मानी सल्तनत में एक तुर्क ख़ानदान आबाद था जिसका नाम जानदारली ख़ानदान था। 1362 से इस ख़ानदान ने रियासत में अपना असर और रसूख कायम करना शुरू कर दिया और इस ख़ानदान के बहुत से अफराद अहम ओहदों पर तैनात होने लगे। इस ख़ानदान में से एक शख्स का नाम कारा खलील था। कारा खलील ने काजी अस्कर यानी मिलिट्री जज की हैसियत से सल्तनत उस्मानिया में काम करना शुरू किया। यह अहम बात मैं ये आप लोगों को बताती चलूँ कि सल्तनत उस्मानिया में किसी भी बड़े ओहदे पर पहुँचने के लिए ज़ुबान, रंग या नस्ल के बजाय काबिलियत को देखा जाता था और उम्मीदवार के लिए सिर्फ मुसलमान होना लाजिम था। नाज़रीन इकराम, कारा खलील ही वो शख्स थे जिन्होंने उस्मानियों की पहली बाकायदा प्रोफेशनल फौज तश्कील दी और ये बल्कान के खिलाफ जंगों में भी सल्तनत उस्मानिया की तरफ से शरीक थे और इन्होंने ही यनिचरी की तश्कील में बुनियादी किरदार अदा किया। सल्तनत की खातिर इतनी अहम जिम्मेदारियां अदा करते करते बिलाखिर वो वज़ीर आज़म बन गए। और अब यहाँ नाज़रीन इकराम, आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। कारा खलील से पहले जो वज़ीर आज़म थे वो या तो सिर्फ इंतज़ामी मामलात संभालते थे या फिर सल्तनत के मुआशी मामलात इनके इख्तियार में होते थे या फिर वो दोनों किस्म की जिम्मेदारियां अदा करते थे। मगर कारा खलील सल्तनत उस्मानिया की तारीख में वो पहले वज़ीर थे जिन्हें फ़ौज को हुक्म देने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी जो कि वज़ीर की इजाफी जिम्मेदारियों के अलावा थी। कारा खलील अपनी तमाम जिम्मेदारियां हुस्न खूबी के साथ अंजाम देते रहे यहाँ तक कि वो चल बसे। इनके बाद इनका बेटा इस काबिल समझा गया कि वो अपने वालिद का ओहदा उसके साथ मौजूद तमाम जिम्मेदारियों के साथ हासिल कर सके। इस ख़ानदान के लोगों ने अपने बेहतरीन अंदाज में इस ओहदे के लिए फ़राइज़ सर अंजाम दिए, यहाँ तक कि 1453 तक उस्मानी वज़ीर आज़म का ओहदा सिर्फ इसी ख़ानदान के अफराद को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा। इसके नतीजे में यह ख़ानदान इस कदर बाअसर बन गया कि तमाम उस्मानी सल्तनत में उस्मान गाजी के ख़ानदान के बाद ये ख़ानदान सबसे ज़्यादा असर और रसूख रखने वाला ख़ानदान था। अब नाज़रीन इकराम, यहाँ से असल कहानी शुरू होती है और हम चलते हैं 1450 के दौर में और ये वो वक्त है जब सुल्तान फातेह कस्तुनतुनिया फतह करने का मंसूबा बना रहे थे। उस वक्त भी उनका वज़ीर आज़म जानदारली ख़ानदान से ही ताल्लुक़ रखता था और उसका नाम था खलील पाशा। खलील पाशा को सुल्तान फातेह के बाद सल्तनत उस्मानिया में तमाम इख्तियारात हासिल थे, जिसने इसके दिलो दिमाग में यह ख्याल भर दिया कि अब वो सारी सल्तनत का मालिक भी बन सकता है। यह सोच इसके जहन में इस कदर पुख्ता हो गई कि इसने बाज़ंतीनियों के साथ खुफिया राब्ते शुरू कर दिए और उन्हें अहम मालूमात फराहम करने लगा। खलील पाशा एक बात जानता था कि कुस्तुनतुनिया का मुहासरा जितना ज़्यादा वक्त लेगा उतना ही सल्तनत की फ़ौज का मोराल गिरेगा और जितना फ़ौज का मोराल गिरेगा उतनी ही उसकी हिम्मत कम होगी और उतना ही सुल्तान फातेह के खिलाफ ये बात जाएगी और उसकी सुल्तानी खतरे में पड़ेगी। खलील पाशा ने जो प्लान तरतीब दिया था उसके मुताबिक सुल्तान फातेह का कुस्तुनतुनिया का मुहासरा बाज़ंतीनियों की मदद से नाकाम करवा दिया जाए और जब सुल्तान फातेह अपनी फ़ौज के साथ वापस इधरने की तरफ लौटें तो तब फौजी बगावत बर्पा की जाए और सुल्तान फातेह को तख्त से माजूल करके खुद सुल्तान बना जाए। मगर नाज़रीन इकराम, एक बंदे की तदबीर होती है और एक अल्लाह की तदबीर होती है। खलील पाशा की तमाम मनसूबाबंदी धरी की धरी रह गई। इसके बाज़ंतीनियों को दी गई तमाम खुफिया मालूमात बाज़ंतीनियों के किसी भी काम न आई। अल्लाह की गैबी मदद उतरी और सादिक व अमीन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान इनके रब ने सच कर दिखाना था और आखिर उस ज़मान नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कस्तुनतुनिया की फतह के बारे में जो पेशन गोई थी वो पूरी हुई। इसलिए कस्तुनतुनिया का मुहासरा कामयाब हुआ और ये शहर बाज़ंतीनियों से ले लिया गया। नाज़रीन इकराम, कस्तुनतुनिया की फतह के नतीजे में बाज़ंतीनी हुकूमत ख़त्म हो गई और बहुत से बाज़ंतीनी वज़ीर और मुशीर गिरफ्तार हुए। इन लोगों से पूछगछ के दौरान खलील पाशा की तरफ बहुत सी उंगलियां उठी, इशारे मिले और फिर आखिरकार गवाहियां भी मिल गई। अब जैसा कि कोई भी सल्तनत गद्दार बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए खलील पाशा पर मुकदमा चला और उसे मौत की सज़ा सुनाई गई, जिस पर अमल दरामद
10 जुलाई 1453 को हुआ। लेकिन इस वाक़े के बाद सुल्तान फातेह के ज़हन में एक ही बात बैठ गई कि कोई भी ख़ानदान अगर ज़्यादा अरसे तक सल्तनत में बाइख्तियार और ताकतवर रहे तो कल को वो सल्तनत की बका के लिए चैलेंज भी बन सकता है। और दूसरी अहम बात ये कि अगर वो शख्स किसी बड़े तुर्क कबीले से भी ताल्लुक़ रखता हो तब भी इसकी मौत के बारे में इसका कबीला सुल्तान से बाज़ पुरस करेगा और मुतमईन ना होने की सूरत में बगावत भी फूट सकती है। ये ख्याल जहन में आते ही सुल्तान फातेह ने हुक्म दिया कि सल्तनत उस्मानिया के वो तमाम ओहदे जो तुर्कों के पास थे और जो बड़े बड़े कबीलों से ताल्लुक़ रखते थे तो वो उनसे वापस ले लिए जाएं। और दूसरा फैसला ये किया गया कि कोई भी ख़ानदान किसी ओहदे पर ज़्यादा अरसा नहीं रह सकता। और इस वाक़े के बाद नाज़रीन इकराम, एक और अहम फैसला ये भी हुआ कि आइंदा सल्तनत उस्मानिया के सलातीन किसी भी तुर्क औरत से ना तो शादी करेंगे और ना ही तुर्क लौंडियाँ इनके महल का हिस्सा बनेंगी।